हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज मालविया अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जहां पर आपको मिलने वाले हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियो लेक्चर। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो हम अध्ययन कर रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय का, जिसमें हमने अपने जो 2 चैप्टर है बायोलॉजी के वो पूरे पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने जैव प्रक्रम पढ़ा और उसके बाद हमने नियंत्रण और समन्वय या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पूरा कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, लेसन नंबर 7, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में आज अब अध्ययन करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये हमारे लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जीव और जनन कैसे करते हैं, सबसे पहला है जीव। तो जीव पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सजीवों की बात हो रही है। तो जो जनन की प्रक्रिया है वो हमेशा किस में होगी? सजीवों में होगी। तो ये जो जनन है वही क्या करता है? सजीव और निर्जीव को जो दोनों में अंतर करने का सबसे बड़ा ये अंतर यही होगा कि सजीव है वो क्या कर सकते हैं? जनन कर सकते हैं, और जो निर्जीव है वो जनन नहीं कर सकते हैं। और जनन में क्या होता है कि जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जीव अपने ही समान संतान या नए जीव को उत्पन्न करते हैं। क्या है जनन? कि जनन में जो जीव होते हैं वो या तो अकेले या 2 जीव आपस में मिलकर क्या करेंगे? अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करेंगे। अपने ही जैसे का मतलब क्या है कि अगर इंसान है तो वो मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? इस प्यारे से छोटे बच्चे अर्थात इंसान का निर्माण करेंगे। कैसी प्रजाति? इंसान ही बनेगा। अगर गाय है तो क्या बनेगी? गाय का ही निर्माण होगा या उद्भव होगा। अब अमीबा है तो क्या बनाएगा? अमीबा ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि अमीबा में जनन हो गया और क्या निकल गया? पैरामीशियम निकल गया। ऐसा नहीं होता है। तो जनन में क्या होता है कि जीव होते हैं वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं या अपने ही स्पीशीज की संतान को उत्पन्न करते हैं। अब अभी तक हमने जो जैव प्रक्रम पढ़े थे, श्वसन पढ़ा, पाचन पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा। ये सारे जो जैव प्रक्रम है वो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी बंद हो जाए तो हमारे क्या हो जाएगी? मृत्यु। लेकिन जो जनन है वो जनन जो जैसे अपने जीवों में, ठीक है, जीवों में अगर जनन हो जाए तो ये इतना आवश्यक नहीं है। अगर जनन की प्रक्रिया बंद भी हो जाएगी तो जीव नष्ट नहीं हो गया, मरेगा नहीं। लेकिन तो फिर आप बोलोगे जनन की आवश्यकता है क्यों है? लेकिन जनन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर जनन नहीं हुआ तो क्या होगा? इस पृथ्वी से, इस संसार से जो मनुष्य या अन्य जीव की जो स्पीशीज है, प्रजाति है, वो पूरी नष्ट हो जाएगी। तो जनन की आवश्यक है। जिस जीवों को अपना अस्तित्व बनाए या अपनी स्पीशीज की अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो जनन की आवश्यक है अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अब जो जनन होता है जीवों में वो कैसा होता है? 2 प्रकार का। कैसा? 2 प्रकार का जनन होता है। पहला तो है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसका हम आगे जाके अध्ययन करने वाले हैं। तो इस अध्याय में पूरा अपन को किस किस के बारे में पढ़ना है? सबसे पहले तो लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लैंगिक जनन, किस में लैंगिक जनन? मनुष्य में और पेड़ पौधों या पुष्पों में लैंगिक जनन को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक को हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। तो जनन क्या है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीव की निरंतरता या अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब
जो जनन होता है उसमें जीव अपने माता पिता या अपने संतान के जैसा अपने जो संतान होता है वो अपने माता पिता के जैसा ही क्यों होता है? क्योंकि जो आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था कक्षा 9 में, तो इस कोशिका का जो ये केंद्रक होता है, इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होती है? आनुवंशिक पदार्थ ऐसे धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिनको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ऐसे बंडल के बंडल बने हुए होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। इस गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। कैसा पदार्थ है? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण कर दे। तो ये जो डीएनए होता है वो क्या करता है? एक पीढ़ी से गुणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। कैसे करता है? कि कोशिका विभाजन के समय इसकी क्या हो जाती है? इस डीएनए की प्रतिकृति बनती है। क्या बनती है? प्रतिकृति या जेरॉक्स बनती है। और इसी के कारण क्या होता है कि जीव अपने ही जैसे समान संतान को उत्पन्न करता है। लेकिन ये जो प्रतिकृति होती है, जो वास्तविक अपन जैसे वास्तविक है, लेकिन प्रतिकृति में फोटोकॉपी जेरॉक्स करवाते हैं उसमें थोड़ी सी चूक रह जाती है। सेम उसी प्रकार क्या होता है? इस प्रतिकृति में थोड़ी सी चूक आ जाती है, जिसके कारण जीव में क्या समानता तो होती है। समानता क्या होगी? कि जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करेगा, अपनी समान प्रजाति के जीव को उत्पन्न कर देगा। लेकिन विभिन्नता क्या होगी? कि थोड़ा सा जीव क्या होगा? अपने जनक से भिन्न होता है। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को हम पढ़ेंगे। तो क्या है आगे कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। डीएनए क्या करेगा? प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। एक समान कोशिका उसका दिखने में तो एक जैसी है, लेकिन जो उसकी पूरी संरचना या गुण है वो एक समान नहीं होते हैं। किसके कारण? डीएनए की प्रतिकृति बनती है इसलिए। तो अब हमने जो जनन के दो प्रकार पढ़े थे, कौन सा? एक तो लैंगिक और अलैंगिक। अब ये जो विभिन्नता उत्पन्न होती है इसका महत्व क्या है? तो जो विभिन्नता उत्पन्न होगी उसका महत्व क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग हैं वो कैसे होते हैं? हट्टे कट्टे और मजबूत होते हैं। लेकिन हम होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े से कमज़ोर। अब उनकी तुलना में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उतना काम हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि आज के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कितने 1 साल का हो जाता है तो भी मोबाइल पूरा चलाने लगता है। ये किस कारण होता है? कि जो माता पिता के गुण हो वो धीरे धीरे किस में आ जाते हैं? बच्चों में आते लगते हैं। तो एक बात तो क्या होगा कि वो आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे क्या हो रही है? विकसित हो रही है। और वातावरण के प्रति अनुकूलता जी, आप देखोगे कि जो धीरे धीरे जो जीव है वो क्या हो रहे हैं? कुछ जीव होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ जीव होते हैं वो अपने अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्योंकि धीरे धीरे अपना जो क्लाइमेट है, आज से 100 साल पहले वाला क्लाइमेट है वो ऐसा कैसा आज भी है, वो ऐसा कैसा आज भी नहीं है। तो जीवों में क्या होगी? विभिन्नता आएगी। जैसे जैसे अपन अपने माता पिता है वो उस वातावरण के प्रति अनुकूल थे, तो धीरे धीरे हम उत्पन्न होंगे तो हम अभी के जो वातावरण है उसके हिसाब से अनुकूलित हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण बदलता है जीव में वो क्या आने लगती है? विभिन्नता। जनन के कारण विभिन्नता आएगी तभी तो वो क्या करेंगे? उस वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूल कर पाएंगे। अगर जीवों में विभिन्नता नहीं आई, पहले थे ऐसे कैसे बने रहे, तो क्या होगा? वो जीव उस वातावरण को सहन नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा? उस प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो विभिन्नता का महत्व क्या है? कि लंबे समय तक प्रजाति या स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। दूसरा, जैव विकास का आधार है। जैसे जैसे विभिन्नता आएगी तभी तो क्या होगी? जो नई पीढ़ी है वो क्या होती जाएगी? विकसित होती जाएगी। माता पिता ने अपने से जो पुरानी जनरेशन थी उनको थोड़ी जो टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं थी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में और टेक्निकल जानकारी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब प्रजनन के प्रकार। जनन के प्रकार कितने हैं? 2। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। एक में लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक जनन। बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो ये तो हो गया लैंगिक और एक हो गया अलैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होगा? एक नर होती है, एक नर जीव और एक मादा जीव। ये आपस में
संयोग करके नए जीव का निर्माण या उत्पन्न करेगी। नए जीव का निर्माण करेंगे। और अलैंगिक जनन में क्या होगा, एक अकेला जीव, एक अकेला जीव क्या करेगा, नए जीव को उत्पन्न करेगा। अब इस लैंगिक जनन में क्या होगा, देखो थोड़े से माता के गुण आ जाएंगे, नर के गुण आ जाएंगे, थोड़े से मादा के गुण आ जाएंगे। तो जो नई संतान है उसमें क्या आएगी, विभिन्नता आएगी। क्या आएगी, विभिन्नता आएगी। दोनों के गुण समान हो जाएंगे, दोनों के गुण आपस में मिलेंगे तो क्या आएगी, विभिन्नताएं आएगी। लेकिन इसमें क्या है, एक अकेला जीव ही निर्माण कर रहा है तो इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। विभिन्नता, नए जीव में विभिन्नता नहीं होती, अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करता है। और ये जो लैंगिक जनन है ये कैसी, विकसित प्रजातियों, विकसित जीव होते हैं, जैसे कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, विकसित जीव, जैसे कि अपन क्या है, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, ये सारे किसी विकसित जीव की कैटेगरी में आते हैं। तो उनमें क्या होगा, लैंगिक जनन। लेकिन जो निम्न जीव है, मतलब जो प्रजाति अभी तक विकसित नहीं हुए, उसमें ये जनन होता है। मुख्यतः कैसे, एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उसमें ये जनन होता है। आ गया समझ में, क्या होता है लैंगिक जनन, क्या होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जीव, नर और मादा, आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। और वो उसमें क्या पाई जाएगी, दोनों के गुण आ जाएंगे तो उसमें विभिन्नताएं पाई जाएगी। और वो जीव, जो जीव ये जनन किसमें होता है, जो विकसित जीव होते हैं उसमें ये जनन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन किसमें क्या होगा कि अकेला जीव होगा, उसके साथ जो जीव नया बनेगा उसमें विभिन्नताएं नहीं होगी। निम्न प्रजातियों के जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं, मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में। सबसे पहला है अलैंगिक जनन। एकल जीव नए जीव को उत्पन्न करता है। कैसा जीव, अकेला जीव नए जीव को उत्पन्न करेगा। फिर युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है युग्मक, तो जो नर होते हैं और मादा होते हैं उसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण। जैसे अपन मनुष्य में देखो कि अपने अंदर जो क्या होता है, शुक्राणु, और मादा में क्या होते हैं, अंडाणु। शुक्राणु इस प्रकार की संरचना होती है और अंडाणु इस प्रकार की। अब इन दोनों में क्या होगा, आपस में ये मिलेंगे तो ये शुक्राणु आ गया और ये अंडाणु, ये इसके अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ पर अपना दोनों अंडे आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रक्रिया ये क्या कहलाएगी, निषेचन। निषेचन कहलाएगी या फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। तो इसमें क्या होता है, निषेचन के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। किसमें, लैंगिक जनन में। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नए जीव पृथक जीव के समान या समरूप होता है। जो नया जीव बनेगा वो अपने जो मातृ जीव है उसके समान होगा। क्यों, क्योंकि उसमें अकेला जीव ही है, इसलिए इसमें जो नया जीव बनेगा वो कैसा होगा, अपने मातृ जीव के समान होगा। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के, कैसी प्रजाति, निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, जैसे कि एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, अमीबा वगैरह में। फिर है अलैंगिक जनन। इसमें दो एकल जीव, एक होगा नर एक होगा मादा, ये आपस में मिलकर नए जीव को उत्पन्न करेंगे। नर युग्मक क्या होगा, शुक्राणु या पुष्प वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, परागकण। और मादा युग्मक बनते हैं। सब में अलग अलग हो गए, मनुष्य में अलग हो गए, पुष्प में ये जो युग्मक हो गए वो भिन्न भिन्न हो गए। नया जीव आनुवांशिक रूप से पृथक जीव के समान होता है। आनुवांशिक रूप से पृथक जीव के समान मतलब इंसान है तो उसका बच्चा इंसान ही होगा, परंतु समरूप नहीं होता है। समरूप क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने माता पिता के जैसे इंसान तो है लेकिन अपनी शक्ल उनके जैसी मिलती है, नहीं मिलती। अपने गुण उनके जैसे मिलते हैं, नहीं मिलते, क्योंकि दोनों में से थोड़े थोड़े गुण आए हैं। प्रजातियों में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में यह सहायक होता है। अब जो अलैंगिक जनन था उसमें तो कैसा, जैसे माता या पिता है उसके जैसा जीव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जो लैंगिक जनन है उसमें क्या होगा, दोनों के आपस में गुण मिलेंगे तो एक नया जीव बनेगा और उसमें जो गुण होंगे वो थोड़े विभिन्न होंगे। ऐसे ऐसे आगे आगे वाले पीढ़ी में ये विभिन्नताएं जनरेट होती रहेंगी।
ये किस में पाया जाता है? उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मानव है, बकरी है, भेड़ है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन पाया जाता है। अब उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन को अपन पूरा पढ़ने वाले हैं, और अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियों के माध्यम से जनन होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन की विधियां। पहला है विखंडन। क्या है? विखंडन। देखो नाम में क्या है? विखंडन मतलब टुकड़े होना। जीव क्या होगा? अपने आप को दो भागों में बांट देगा और नए जीव का निर्माण कर देगा, वही क्या होगा? विखंडन। तो इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका एक होती है, वो क्या करेगी? अपने आप को दो टुकड़ों में विभाजित करेगी और लास्ट में क्या बना देगी? दो जीव बना देगी। तो सबसे पहले विखंडन, और विखंडन के अंदर ही क्या आ जाएगा? द्विखंडन। विखंडन है, इसका ही भाग क्या है? एक द्विखंडन। तो विखंडन की विधि में सबसे पहला है द्विखंडन। द्विखंडन का देखो, द्वि से नाम है दो, और खंड मतलब टुकड़े। तो जीव क्या होगा? कितने टुकड़ों में विभाजित होगा? दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो टुकड़ों में विभाजित होगा। तो इसमें क्या होगा? जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए अमीबा। तो अमीबा में जनन कैसे होगा? तो आप बोलोगे कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। फिर अमीबा होगा, वो द्विखंडन के माध्यम से अमीबा दो जीवों में विभाजित हो जाता है। तो ये देखो, ये क्या है? अमीबा। अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमित। आप कुछ भी बना लोगे, क्या बन जाएगा? अमीबा बन जाएगा। तो ये क्या है? अमीबा। ये अमीबा आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा? अमीबा के ये केंद्रक में, ये क्या है? बीच वाला भाग केंद्रक। तो धीरे धीरे ये केंद्रक क्या होगा? ऐसे लंबा होता जाएगा और ये धीरे धीरे केंद्रक दो विभागों में विभाजित होने लगेगा। उसके बाद केंद्रक विभाजित हो जाएगा। ये देखो, केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया। उसके बाद ये कोशिका द्रव है, वो भी क्या हो जाएगा? दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और इस तरह से अंतिम में क्या होगा कि दो नए जीव का निर्माण हो जाएगा और अमीबा में क्या होगा? जनन। तो द्विखंडन क्या होगा? मात्र जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजित होगा, फिर में कोशिका द्रव विभाजित हो जाएगा और फिर पूरा जीव दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अब ये जनन में क्या होगा? केंद्रक वगैरह विभाजित होने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। ये जब आप आगे वाली कक्षाओं में जाओगे तब अध्ययन करोगे। तो क्या होता है द्विखंडन? जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण क्या है? अमीबा। अब दूसरा जो द्विखंडन है वो किसमें होता है कि ये लेशमेनिया जीव है। क्या नाम है? लेशमेनिया। तो ये जो जीव है इसमें क्या होता है? होता तो द्विविभाजन है, लेकिन कैसा होता है? एक निश्चित तल से द्विविभाजन होता है। ये देखो, लेशमेनिया जीव है और ये क्या होगा? धीरे धीरे ये इसका केंद्रक है। क्या है इसका? केंद्रक। ये धीरे धीरे केंद्रक क्या हो जाएगा? दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया, ये केंद्रक दो को थोड़ा थोड़ा दूर हो गया। उसके बाद ये जीव यहाँ से दो भागों में विभाजित होना स्टार्ट हो गया। पूरा एक निश्चित तल से ये इसी तल से विभाजित होगा। ऐसा नहीं कि लेशमेनिया जीव इस प्रकार से कट कर नए जीव का उत्पन्न कर ले, इस प्रकार से नहीं होगा। ये दोनों दो केंद्रक बट गए, धीरे धीरे ये पूरा देखो यहाँ से पूरा चीरता हुआ ये दो भागों में विभाजित हो गए और अंत में जाके क्या होगा? ये भाग पूरा अलग हो जाएगा और ये भाग पूरा अलग हो जाएगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? दो लेशमेनिया जीव का निर्माण हो जाएगा। तो लेशमेनिया में क्या होगा? द्विखंडन। और ये लेशमेनिया क्या है कि काला आजार रोग है। कौन सा रोग? काला आजार। काला आजार रोग का रोगाणु क्या है? लेशमेनिया जीव है। और इसमें विखंडन कैसे हुआ? एक निश्चित तल से ही इसमें विभाजन होता है। तो द्विखंडन के आपके बुक में दो उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला है अमीबा, दूसरा है लेशमेनिया जीव, जो किसका रोगाणु है? काला आजार रोग का रोगाणु है। और इसमें क्या होगा? एक निश्चित तल से द्विखंडन की प्रक्रिया होगी। तो द्विखंडन के उदाहरण आपको याद रखने हैं, अमीबा और लेशमेनिया जीव। उसके बाद है अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो द्विखंडन है या विखंडन के अंदर ही पहला आपने पढ़ा द्विखंडन, उसके बाद है बहुखंडन। द्विखंडन के नाम में क्या था? दो टुकड़े होना। और ये क्या है? बहु मतलब बहुत सारे। कैसे? बहुत सारे खंडन या टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े होना। तो बहुखंडन की प्रक्रिया में क्या होगी कि जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम।
अपन ने जो द्विखंडन में पढ़ा था उसमें तो जीव दो टुकड़ों में होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जैसे एक क्या है, इसका केंद्रक है, तो ये जो केंद्रक है वो दो टुकड़ों में नहीं बल्कि क्या होगा, बहुत सारे ऐसे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और इन टुकड़ों के ऊपर वापस क्या आ जाएगा, इसका कोशिका द्रव ये पूरा इनको घेर लेगा, और उसके बाद लास्ट में ये जो थैली है ये पूरी झिल्ली क्या होगी, फट जाएगी, और सारे ये जीव क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो जनन होता है बहुखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है, प्लाज्मोडियम में। किसमें, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का परजीवी। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ये देखो ये क्या है, प्लाज्मोडियम में केंद्रक था, केंद्रक के बहुत सारे टुकड़े हो गए, उसके ऊपर क्या आ गया, केंद्र चारों तरफ कोशिका द्रव स्टार्ट इकट्ठा हो गया और घेरा बना दिया, उसके बाद ये थैली फट जाएगी और बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। ये देखो ये क्या है, इसका नाभिक या न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव है, ये सेल पूरी। धीरे धीरे क्या होगा कि इस केंद्र जो अपना जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है, इस ये बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और कोशिका द्रव इसको चारों तरफ से घेर लेगा और बहुत सारे क्या बन जाएगी, जो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी, और ये बाद में ये झिल्ली है वो फट जाएगी और उसके अंदर से सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाएंगे। तो बहुखंडन में क्या होगा कि कोशिका अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित कर देती है या बहुत सारे खंडों में विभाजित कर देती है, उसके बाद उसके चारों तरफ कोशिका द्रव की झिल्ली बन जाती है और अंतिम रूप से बहुत सारे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यही कहलाता है बहुखंडन कहलाता है। अब वो तो पढ़ा था अपने विखंडन। विखंडन इसमें केंद्रक टूट रहा था, लेकिन ये खंडन की प्रक्रिया इसमें क्या होगा कि पूरा जीव ही टूटेगा। क्या टूटेगा, पूरा जीव, केंद्रक नहीं टूटेगा। उसमें तो क्या टूट रहा था, ये केंद्रक था अपना, और ये केंद्र क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारे केंद्रों को में से टूट रहा था, उसके बाद उसके ऊपर कोशिका द्रव आ रहा था और उसके बाद जीव बन रहा था। लेकिन इसमें खंडन में क्या होगा, सीधा जीव टूटेगा। कौन टूटेगा, जीव। तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, वो किसमें हो रहा था, एक कोशिकीय जीवों में हो रहा था। ये बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। विकसित होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये टुकड़े वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित हो जाएगा। जैसे कि ये क्या है, राइजोपस। क्या है, राइजोपस नहीं, ये क्या है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होगा कि ये स्पाइरोगाइरा जो जीव है, ये इस प्रकार का पूरा ये जीव क्या होगा, यहाँ से ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक टुकड़ा ये आ गया और एक टुकड़ा ये। अब ये टुकड़े आगे जाके क्या होंगे, विकसित हो जाएंगे और दो नए जीवों में बदल जाएंगे। तो जो अपना विखंडन था और ये खंडन है, इसमें फर्क क्या है कि उसमें केंद्रक हो रहा था, वो पूरा दो भागों में विभाजित होकर फिर नया जीव बना रहा था। लेकिन इसमें क्या, पूरा जीव ही टूट के नए जीव का निर्माण कर रहा है। तो इसका उदाहरण क्या है, स्पाइरोगाइरा जीव। अब उसके बाद है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। अब पुनरुद्भवन मतलब वापिस, उद्भवन मतलब पैदा होना, वापिस पैदा होना, पुनर्जनन। इस प्रक्रम में क्या होगा कि इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण है प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब इसमें क्या होगा कि जीव खुद नहीं, किसी कारणवश उसके क्या हो जाए, बाहरी कारण के कारण उसके टुकड़े हो जाए या कितने छोटे से भागों में टूट जाए, तो क्या होगा कि उस टुकड़े से ही पूरा वापस नया जीव बन जाएगा। वो क्या कहलाएगा, पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन भी आगे जाके दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने जो छिपकली की पूंछ देखी होगी, छिपकली की पूंछ क्या होती है, टूट के दूर हो जाती है और वापस उसी स्थान पर नई पूंछ बन जाती है। तो ये तो क्या होगा, पुनरुद्भवन का ये दूसरा एक और प्रकार है। और इस प्रकार के पुनरुद्भवन में क्या होगा कि जीव के क्या हो गए, टुकड़े, और टुकड़े होने के बाद उन टुकड़ों से पूरा नया जीव ही बन जाता है। छिपकली में तो सिर्फ पूंछ बनी थी। पुनरुद्भवन है, उसके भी दो प्रकार है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। लेकिन जो इस प्रकार का पुनरुद्भवन है, इसमें क्या होगा कि ये पूरा जीव के टुकड़े हो गए बाहरी कारण के कारण, और उन टुकड़ों से वापस पूरा नया जीव बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका उदाहरण प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया जीव होगा, उसमें क्या होगा, ये देखो ये प्लेनेरिया जीव है, किसी कारण इसके क्या हो गए, यहाँ से टुकड़े हो गए, और इन टुकड़ों से वापस क्या होगा, एक प्लेनेरिया बन गया, एक ये बन गया और एक
ये बन गया। उसी प्रकार ये हाइड्रा है, एक हाइड्रा में एक जनन की प्रक्रिया मुकुलन और होती है, कौन सी होती है, मुकुलन, लेकिन उसमें दूसरे प्रकार से, इसमें क्या हो रहा है, इसमें टुकड़े हो रहे हैं। ये देखो यहाँ से हाइड्रे के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा हो गया, दो टुकड़ा हो गया, तीन टुकड़ा हो गया, और इन तीनों टुकड़ों से एक एक हाइड्रा वापिस बन गया। तो पुनरुद्भवन में क्या होगा कि इस प्रक्रम में किसी कारणवश होता है, वो जीव क्या बन जाता है, टुकड़ों में अगर टूट जाए या खंडित हो जाए तो उस प्रत्येक टुकड़े से एक नया 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 जीव बन जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। टुकड़ों से क्या हो गया, पुनर्जनन हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अलैंगिक जनन की विधि सबसे पहले पढ़ी अपने कौन सी, कि विखंडन, उसके बाद पढ़ा खंडन, और उसके बाद पुनरुद्भवन पढ़ा। अब उसके बाद एक और नई विधि है जो भी अलैंगिक जनन की है, इसका नाम क्या है, मुकुलन। अब आपने जो अपन ने हाइड्रा में यहाँ पर देखो पढ़ा, इसमें तो क्या हुआ, हाइड्रा किसी कारणवश 3 टुकड़ों में टूट गया, उसके बाद प्रत्येक टुकड़े से एक नया नया जीव बन गया। लेकिन हाइड्रा में जो इस प्रकार का जनन होता है, इस प्रकार के मुकुलन में क्या होगा, ये मान लो क्या है, ये हाइड्रा है, और इस हाइड्रा के शरीर पर एक बल्ब नुमा संरचना, उसके अंदर के परिवर्तन हो गए, उसके कारण क्या होगा, इसके शरीर पर एक बल्ब नुमा ये संरचना बन जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल। क्या बोलते हैं, मुकुल। और इस मुकुल का क्या होगा, धीरे धीरे इसमें कोशिका विभाजन होगा और इसमें विकास होने लगेगा, मतलब ये बड़ा होने लगेगा, और ये विकास होगा और धीरे धीरे ये पूरे एक नए हाइड्रा में बदल जाएगा और अपने जनक जीव या अपने पितृ जीव से अलग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की क्या हो जाएगा, इसमें एक जनन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो मुकुलन क्या होता है, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है और जनक जीव से अलग हो जाता है। उदाहरण क्या है, हाइड्रा और ईस्ट या खमीर। जो ईस्ट अपन डालते हैं इडली वगैरह में, तो ये ईस्ट है, ईस्ट की कोशिका है, ये भी क्या होगी, देखो ईस्ट कोशिका है, इस कोशिका के ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे ये इस प्रकार का एक उभार बन जाएगा और धीरे धीरे ये मुकुल क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। ये यहाँ पर मुकुल का निर्माण हुआ, धीरे धीरे ये बड़ा बना, ये बना, और पूरा आगे जाके क्या बन गया, एक ईस्ट की श्रृंखला बन गई। तो मुकुलन क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में जीव के ऊपर एक बल्ब या उभारनुमा संरचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल। ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके क्या बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है और अपने जो जनक जीव है उससे अलग हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने अलैंगिक जनन की 4 विधियों को पढ़ लिया है। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अपने जो द्विखंडन पढ़ा था उसमें कौन कौन से थे, 2, एक का नाम था अमीबा और एक का नाम था, एक था अपना अमीबा और एक का नाम क्या था अपने लेशमेनिया जीव। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, बहुखंडन। बहुखंडन किसमें हुआ था, प्लाज्मोडियम में हुआ था। किसमें हुआ था, प्लाज्मोडियम में। उसके बाद अपन ने पढ़ा कौन सा, खंडन। खंडन हुआ था, और खंडन किस किस में हुआ था, 2 जीवों में अपने, ये स्पाइरो गायरा। खंडन के बाद में अपन ने पढ़ा था पुनरुद्भवन, किसमें हुआ था, प्लेनेरिया और हाइड्रा में हुआ था। उसके बाद मुकुलन किसमें होगा, हाइड्रा और ईस्ट में। अब अलैंगिक जनन की ये अंतिम विधि है जिसका नाम क्या है, बीजाणु समासन। बीजाणु समासन। बीजाणु मतलब क्या होगी, इस बीज के बहुत सारे छोटे छोटे अणु बनेंगे और वो एक पुटिका में बंद होंगे, फिर वो विकसित हो जाएंगे बीज और पुटिका टूट जाएगी और उसमें से सारे जीव नए जीव के रूप में बदल जाएंगे। तो ये है राइजोबस। तो कुछ जीवों में तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये प्रकार, ये देखो, ये है राइजोपस की संरचना। इस राइजोपस के ऊपर क्या है, ये बीजाणुधानी। ये जो इस प्रकार की संरचना है इसको क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी के अंदर क्या होंगे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बीजाणु होंगे और ये जो बीजाणु है ये सारे किसके द्वारा रक्षित होंगे, एक मोटी भित्ति के द्वारा रक्षित होंगे। उसके बाद जब अनुकूल परिस्थितियां हो जाएगी, जनन की अनुकूल परिस्थितियां है, तब ये क्या हो जाएगी कि ये जो झिल्ली है ये
फट जाएगी या भित्ति ये हट जाएगी और उसमें से ये सारे बीजाणु कहाँ पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और पूरे एक नए जीव का निर्माण कर देंगे, अलग से नए जीव का निर्माण कर देंगे। तो बीजाणु समासंग में क्या होगा कि इसमें जो जीव होगा उसकी ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है, बीजाणु धानियाँ पाई जाती है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीजाणु होते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो ये ऊपर की भित्ति हट जाएगी और उसमें से ये सारे जीव बाहर निकल आएंगे या बीजाणु बाहर निकल आएंगे और एक स्वतंत्र जीव के रूप में अपनी वृद्धि कर लेंगे। तो ये हो गया बीजाणु समाजन। किसमें होता है, राइजोपस। किसमें होता है, राइजोपस में। तो इसी के साथ अपने जो अलैंगिक जनन वाला है, वो जो जीवों में अलैंगिक जनन की विधि थी वो पूरी हो गई। अब अपन को किसमें पढ़ना है, पौधों में। किसमें, पौधों में पढ़ना है। तो पौधों में जो अलैंगिक जनन की एक विधि है वो क्या है, कायिक प्रवर्धन। क्या है, कायिक प्रवर्धन। क्या होता है कायिक प्रवर्धन? कायिक का मतलब देखो, काया, अपन अपने शरीर को क्या बोलते हैं, काया बोलते हैं। तो जो पेड़ पौधे, जो पौधे होते हैं उनकी काया की क्या होती है कि पौधों की जो जड़ है, पौधों के तना है, पौधों का जो फल है, या उससे क्या होगा कि उसके पूरे शरीर से ही क्या होते हैं, शरीर के जो भाग होते हैं उससे ही पूरे पौधे का विकास हो जाना ही क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या है कि कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग, किसके, कायिक भाग, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्तियां है आदि से हो जाता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब आपने घर पर अपने आलू देखे होंगे, आलू के ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी आंख बन जाती है। अगर उस आंख को काट के आप जमीन के अंदर डाल दोगे तो उससे एक नया आलू बन जाएगा। तो जो आलू है ये क्या होता है, तना होता है। क्या होता है, तना। आलू फल नहीं है, ये क्या है, तना। तो ये जो आलू है इसके ऊपर ये देखो छोटी छोटी आंखें आ गई। क्या आ गई, आंखें आ गई। इस आंखों को अपन अगर काट के क्या करेंगे, अंकुरण, इनको जमीन के अंदर डाल देंगे तो नया आलू बन जाएगा। तो आलू में जन्म किसके माध्यम से हुआ, इसके तने वाले भाग से। उसके बाद है ये अपने हल्दी है या अदरक है, इसके ऊपर ये जड़ें बन आती है और इसके कायिक वाले भाग से देखो उपास्तिक मूल निकलने लगती है और इसी से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। उसके बाद है पत्तियों से, इस प्रकार की ये देखो पत्तियों से क्या निकल रही है, नई पत्तियों का निर्माण हो रहा है या जनन की प्रक्रिया हो रही है, पूरे नए पौधे का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे क्या है, कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। अब कायिक प्रवर्धन की जो विधियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक रूप से अपने आप से बिना किसी छेड़छाड़ के क्या हो रहा है, उसमें कायिक प्रवर्धन हो रहा है, और एक होती है कृत्रिम। क्या होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में अपने आप हो जाएगी। प्राकृतिक विधियों में जड़ द्वारा डेहलिया, शकरकंदी, तने द्वारा आलू तथा अदरक में, अपन जो आलू देख रहे हैं आलू में अपने आप कायिक जनन हो जाता है। ठीक है, जड़ के द्वारा डेहलिया और शकरकंदी, अपन शकरकंदी वगैरह खाते हैं, उसमें जड़ वाले पार्ट से प्राकृतिक विधियों के द्वारा क्या हो जाता है, कायिक जनन हो जाता है। तने के द्वारा किसमें, आलू और अदरक में अपने क्या होता है, कायिक जनन। उसके बाद पत्तियों द्वारा बायोफिल्म में, ये क्या है, बायोफिल्म। बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं, इस प्रकार की देखो कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाता है। तो ये तो सारी क्या होगी, प्राकृतिक विधियां। क्या होगी, प्राकृतिक विधियां। अब कृत्रिम विधियों से भी हम क्या कर सकते हैं, कायिक जनन को कर सकते हैं। तो कृत्रिम विधियों द्वारा क्या करना, कायिक जनन। तो सबसे पहले है रोपण या आम। इसमें क्या होगा कि टुकड़ों से अपन क्या करेंगे, नए जीव का, नए पौधों का निर्माण, उसको लेके कहीं पर रोप देंगे टुकड़े टुकड़े करके, फिर उससे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि गन्ने होता है, गन्ना के अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी गांठ होती है, उसको गांठ को काट के फिर अपन बो देते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरे नए गन्ने का निर्माण हो जाता है। रोपण आम गन्ने वगैरह में होता है। उसके बाद है कर्तन गुलाब वगैरह में। अब घर पर आप बहुत बार देखा होगा क्या करते हैं, कलम, एक पेड़ होता है उसको काट देंगे,
काटने के बाद दूसरा जो पेड़ होता है या पौधा होता है उसकी डंडी को लेंगे अपन, उसके ऊपर काट के दोनों को चिपका देंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, एक दूसरे पौधे पर एक, जैसे अब नीचे किसी आम का पौधा है उसके ऊपर क्या बनने लगता है, गुलाब उगने लगता है। तो इस प्रकार की ये देखो कलम क्या होता है, नीचे वाला एक दूसरा पौधा है इसको यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे और फिर जिस पौधे के अपन को जैसे गुलाब वगैरह चाहिए ये भाग ऐसा तिरछा कट करके दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो जड़ किसी और की और ऊपर वाला भाग किसी और का, तो ये क्या कहलाएगा, कृत्रिम विधि। उसके बाद चमेली में क्या होगा, लेयरिंग के माध्यम से होगा। अब है चौथा शब्द है उत्तक संवर्धन। तो कृत्रिम विधिया क्या क्या है, रोपण है, कर्तन है और लेयरिंग। उत्तक संवर्धन क्या होता है, अपन पेड़ पौधा उगता है वो कैसे, प्राकृतिक वातावरण में पैदा होता है, लेकिन अपन क्या करेंगे कि उस जो पौधा होता है उसको क्या करेंगे या बीज को क्या करेंगे, कृत्रिम वातावरण में अपने द्वारा जो आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट अपन तैयार करेंगे और उसके अंदर क्या रखेंगे, उस पौधे या बीज को रखेंगे और वो धीरे धीरे क्या होगा, उसको पूरा बार अपन उसको पूरा ऐसा इन्वायरमेंट करेंगे कि उसको CO2 मिले, उसको प्रकाश मिले, ठीक है, और वो क्या करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा। लेकिन कैसे, कृत्रिम वातावरण में। कैसे, कृत्रिम वातावरण में। तो उत्तक संवर्धन क्या होता है, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेंगे और उन्हें पोषण माध्यम में रखा जाएगा, पोषक माध्यम में रखा जाएगा और ये कोशिकाएं गुणन करके कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसे विभेदित होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिससे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जो अपने सजावटी जो पौधे होते हैं उनको, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे जीव को ले लिया फिर उसको क्या करेंगे कि कृत्रिम वातावरण में रखेंगे, फिर उसको हार्मोनल जो रसायन होगा उसमें रखेंगे, जिससे क्या होगा, वो जीव विकसित या पौधा विकसित हो जाएगा, फिर उसको क्या कर देंगे, रोपण कर देंगे। तो सजावटी जो पौधे होते हैं उसका सामान्य उत्तक संवर्धन के द्वारा होता है। ये देखो एक उत्तक संवर्धन की एक विधि है। इसमें क्या लिया, एक छोटा सा पौधा लिया, उसको कृत्रिम वातावरण में रखा, उसके बाद इसको हार्मोनल पदार्थ में रखा, उसके बाद ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसका क्या कर देंगे, रोपण कर देंगे और उसके बाद उत्तक संवर्धन के माध्यम से क्या होगा, कृत्रिम वातावरण में पौधे का निर्माण हो जाएगा या पौधे का जनन हो जाएगा। अब ये कायिक जो संवर्धन अपने किया या कायिक जनन हुआ तो इसके लाभ क्या है, तो बहुत सारे आपने जो बीज देखे होंगे या पौधे देखे होंगे उसमें क्या नहीं होते, जो बहुत सारे पौधे देखे होंगे उसमें क्या नहीं होते, बीज नहीं होते। तब वो बीज नहीं होंगे तो उन आगे उस अपने पौधे को बोएंगे कैसे, तो ये जो जीव अपने जो अस्तित्व है उस पौधे का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जीव क्या करेंगे, जिन बीज जिसमें पौधों के बीज नहीं है उनको पैदा करने में ये कायिक संवर्धन क्या करेगा, लाभ पहुंचाएगा। बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे कि क्या है, केले, केले का क्या होते हैं, बीज होते हैं। कभी बो देखा आपने कि केले का बीज बो दिया, केले को अपन क्या करते हैं, उसके पास में जो छोटे छोटे केले उगते उनको निकाल के अपन क्या दे बो देते। उसके बाद है गुलाब, गुलाब में क्या करते हैं, कलम करते आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो अपन उसी वही पौधा लिया और उसी को काट के दूसरी जगह पर रोप दिया है, तो इसमें क्या होगा कि जो नए पौधे का निर्माण होगा वो आनुवांशिक रूप से क्या होगा, जनक के समान ही होगा। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। तो कायिक संवर्धन के लाभ क्या है, तो 4 है कि बीज न उत्पन्न करने वाले पौधे अपन नए पौधे बना सकते हैं। इसमें आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, जनक के समान होंगे। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। तो इसी के साथ अपना जो लैंगिक जनन वाला है वो पार्ट इसका पूरा हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि क्या है कि पूरा सिलेबस आपको क्रम वाइज यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। आगे अपन मिलते हैं इसी टॉपिक के जो लैंगिक जनन वाला पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं।